हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद आउटर रिंग रोड पर चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग। शहर के मुजाफात में चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग किए जाने की इत्तलात हैं। ये वाकया पैगंबरपेट के करीब आउटर रिंग रोड पर पेश आया। फौरी मिली जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे पर चोर पार्क की हुई गाड़ियों को लूट रहे थे। इस दौरान नलगुंडा पुलिस ने चौकसी इख्तियार की और जिले एसपी शरद चंद्र पवार ने खुसूसी टीम तश्कील दी थी। आज सुबह के अव्वलीन सातों में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी कि इन्हें चोर नजर आए। नलगुंडा पुलिस ने रचाकुंडा पुलिस को चौकन्ना किया। रचाकुंडा और नलगुंडा पुलिस ने चोरों को पकड़ने की मुश्तरका तौर पर कोशिश की। पैगंबरपेट के करीब आउटर रिंग रोड पर चोरों को हिरासत में लिया गया। मालूम हुआ है कि मुलजिमीन ने पुलिस पर खंजर से हमला किया, जिसके नतीजे में पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। बादशाह इन्हें पकड़ लिया गया। मजीद तफसीलात का इंतजार है। हैदराबाद की सिटी बस में एक खातून ने दिया लड़की को जन्म। हैदराबाद में एक खातून ने आरटीसी की सिटी बस में एक बच्ची को जन्म दिया। ये वाक़या जुमे को बहादुरपुरा में पेश आया, जहां श्वेता रत्नम नामी एक हामिल आज जुमे की सुबह मुशीराबाद डिपो की जुपार की रूट की बस में सवार हुई। बहादुरपुरा पहुंचते ही इसके पेट में दर्द बढ़ गया। कंडक्टर सरोजा, जिसने ये देखा, फौरी चौकस हो गई और खातून मुसाफिरों की मदद से हामिला मुसाफिर की बस के अंदर ही डिलीवरी करवाई, जिसने एक लड़की को जन्म दिया। बादशाह इसे बेहतर इलाज के लिए करीबी सरकारी मैटरनिटी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। फिलहाल माँ और बच्ची बिल्कुल ठीक हैं। आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनान ने खवातीन मुसाफिरों बशमूल कंडक्टर सरोजा को मुबारकबाद दी, जिन्होंने बस में डिलीवरी के इंतजाम किए और इंसानियत का मुजाहरा किया। वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने भी इस वाक़े पर मसर्रत का इजहार किया और कहा कि बरवक्त रद्द-ए-अमल की वजह से माँ और बच्चा महफूज हैं। उन्होंने कहा कि काबिल सताइश है कि आरटीसी अमला मुसाफिरों को बाहिफाजत उनकी मंजिलों तक पहुँचाते हुए खिदमत के जज्बे का मुजाहरा कर रहा है। बीआरएस को अब तक का सबसे बड़ा धक्का। आधी रात को छेरखाना कौंसिल कांग्रेस पार्टी में शामिल। असेंबली और पार्लियामेंट के इलेक्शन में पार्टी के नाखिस मुजाहरे के बाद बीआरएस को उस वक्त सबसे बड़ा धक्का लगा जब इस पार्टी की छेरखाना कौंसिल ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। बेक वक्त छेरखाना कौंसिल की कांग्रेस में शमूलियत से पार्टी की क़यादत पर सख्तादारी हो गया है। जुमेरात की आधी रात को पार्टी के 6 एमएलसी कांग्रेस में शामिल हो गए और सनसनी पैदा कर दी। बगैर किसी धूमधाम के कांग्रेस में शमूलियत का प्रोग्राम गैर मुतवक्को तौर पर खत्म हो गया। रात तकरीबन 1 बजे बीआरएस एमएलसी ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस उमूर के इंचार्ज दीपा दास मुंशी की मौजूदगी में कांग्रेस का खंडवा पहन लिया। इनमें बिस्वराज सारैया, भानु प्रसाद, एमएस प्रभाकर, डंडे विठल, मल्लेश और बी दयानंद शामिल है। चंद्रशेखर राव से मुलाकात के लिए पार्टी कायदीन को फोन कॉल्स, ख्वाब या हकीकत, पार्टी कायदीन का तासुर। बीआरएस के अरकान असेंबली और अरकान कानून साज कौंसिल और दीगर कायदीन की जानिब से कांग्रेस में शमूलियत के पेश नज़र बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव की ख़यामगाह से पार्टी कायदीन को फ़ोन कॉल्स किए जाने की इत्तलात हैं। मालूम हुआ है कि इन कायदीन को केसीआर से मुलाकात करने और इनसे बात करने का मशवरा दिया जा रहा है। इस वक्त ये बात पार्टी में मौजू बहस बनी हुई है और पार्टी कायदीन फ़ोन आने के बाद चौंक गए हैं। इनका कहना है कि यह ख्वाब है या हकीकत, क्योंकि पार्टी जिस वक्त इख्तिदार में थी केसीआर से मुलाकात के लिए महीनों वो इंतजार करते थे, लेकिन इन्हें वक्त नहीं दिया जाता था और अब सूरत हाल तब्दील हो गई है। इन कायदीन का कहना है कि जिस वक्त इख्तिदार में थे पार्टी बॉस को हमारी याद नहीं आई और अब क्यों फोन किए जा रहे हैं। इनका कहना है कि इब्तिदा से ही अगर वो पार्टी कायदीन के साथ राब्ते में रहते तो अलग बात थी। वाज़ेह है कि असेंबली इंतखाबात में बीआरएस की शिकस्त के बाद पार्टी के सरबराह केसीआर फार्म हाउस में मुकीम हैं और वहां से वो पार्टी की सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान एक के बाद एक पार्टी के कई कायदीन पार्टी छोड़ रहे हैं। इन्हें पार्टी में बरकरार रखने के लिए कोशिशें की जा रही है। इसी के हिस्से के तौर पर पार्टी के अरकान असेंबली, अरकान कानून साज कौंसिल और सीनियर कायदीन को फोन किए जा रहे हैं। इन्हें फार्म हाउस आने की दावत दी जा रही है। इत्तलात है कि किस दिन कौन केसीआर से मुलाकात करेगा, इसका शेड्यूल भी बनाया गया है, लेकिन पार्टी कायदीन पसोपेश का मुजाहरा कर रहे हैं। पार्टी कायदीन का कहना है कि 10 साल दौर इख्तिदार में केसीआर ने कभी भी वज़रा, अरकान असेंबली, अरकान कानून साज कौंसिल और कायदीन को मुलाकात का वक्त तक नहीं दिया था। ये तलख हकीकत है। साबिक़ में भी इनके रवैये के खिलाफ कायदीन में नाराजगी पाई जाती थी, लेकिन अब इख्तिदार से महरूमी के बाद ये नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। बीआरएस के इजलास से 8 अरकान असेंबली और 12 कॉर्पोरेटर्स गायब। रियासत में 10 साल तक इख्तिदार पर रहने वाली बीआरएस पार्टी को एक के बाद एक धक्के लग रहे हैं। हाल ही में बाज़ अरकान असेंबली की जानिब से पार्टी छोड़ने के बाद कल एक साथ 6 एमएलसीज ने गुलाबी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस सूरत हाल में ये कैफियत देखी जा रही है कि कौन पार्टी में रहेगा और कौन पार्टी छोड़ेगा, ये समझ नहीं आ रहा है। इस दौरान आज तेलंगाना भवन में पार्टी क़यादत की जानिब से ग्रेटर बीआरएस कायदीन का इजलास तलब किया गया था। इस इजलास में 8 अरकान असेंबली और 17 कॉर्पोरेटर्स गैर हाजिर रहे और ये बात मौजू बहस बनी हुई है। इस दौरान कांग्रेस जराये का कहना है कि बीआरएस से कांग्रेस में आने वाले कायदीन का सिलसिला रुका नहीं है, बल्कि और भी कई एमएलएस और एमएलसीज कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। ऐसी इत्तलात के दरमियान पार्टी क़यादत की जानिब से तलब करदा इजलास में पार्टी के अरकान असेंबली और कॉर्पोरेटर्स की शिरकत न करने की वजह से कई तरह की क़यास आराइयों का बाजार गर्म हो चुका है।
तेलंगाना भर में बेरोजगार नौजवानों का एहतजाज और धरना। पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तर का मुहासरा करने की कोशिश के दौरान कई नौजवान गिरफ्तार। ग्रुप एग्जाम के पोस्टों की तादाद में इजाफा। ग्रुप 1 मेंस के लिए 1:100 का तनासुब। जॉब कैलेंडर जियो 46 की मनसूखी जैसे मुतालिबात पर बेरोजगार नौजवानों ने हैदराबाद में TGPSC के दफ्तर का जुमे को मुहासरा करने का ऐलान किया था। तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों की JSC ने ऐलान किया था कि वो 30 लाख नौजवानों के साथ जुमे को बेरोजगार मार्च का इनेकाद कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह बेरोजगारी मार्च में रुकावटें खड़ी कर दी हैं। अजला के नौजवानों को दारुल हुकूमत आने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद के इर्द गिर्द पिकेटिंग का इंतजाम किया गया था। पुलिस अजला से आने वाले ट्रैफिक की मुकम्मल चेकिंग करके शहर में दाखिल होने दिया। TGPSC दफ्तर पर पुलिस की भारी निफरी तैनात कर दी गई और जुमेरात की रात रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों से कई तलबा कायदीन को हिरासत में लिया गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के साथ साथ रियासत की तमाम यूनिवर्सिटियों में बेरोजगारों के एहतजाज और पुरअमन रैलियां जारी हैं। अजलावार पब्लिक लाइब्रेरियों में प्ले कार्ड्स और हुकूमत मुखालिफ नारों के साथ एहतजाज में शिद्दत पैदा कर दी गई है। कांग्रेस के बरतरफ लीडर बक्का जडसन और फैकल्टी अशोक अपने घरों में भूख हड़ताल जारी रखे हुए हैं। अवाम पर बोझ के बगैर ज़मीनों की कीमतों को साइंसी तरीके से इजाफे के इक़दाम। रियासत में ज़मीनों की कीमतों में इजाफे के इक़दाम साइंसी तरीक़ेकार के साथ किए जाएँ और आवाम पर किसी तरह का बोझ आयद किए बगैर महकमे माल की जानिब से इन्हें बेहतर सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। रियासत भर में नए सब रजिस्ट्रार दफातर की तामीर के कामों को तेज़ किया जाए और महकमे स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन को बदउनवानियों से पाक बनाने के इक़दाम किए जाएँ। रियासती वज़ीर माल मिस्टर P श्रीनिवास रेड्डी ने आज अपने महकमे के अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद करते हुए यह हिदायतें जारी की। उन्होंने महकमे के अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो महकमे जाती तबादलों में शफाफियत को यकीनी बनाएं। रियासती वज़ीर माल ने जायज़ा इजलास के दौरान हुकूमत के फैसले के मुताबिक रियासत में ज़मीनों की कीमतों में इजाफा और इसे बाजार की कीमत के मुवाफिक बनाने के इक़दाम के मुताल्लिक़ इक़दामात के दौरान मुतवस्सित तबक़े के अवाम पर इजाफी बोझ आयद न करने की ताकीद करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए इस फैसले के मनफी असरात नहीं होने चाहिए। नए फौजदारी क़वानीन मुल्क को पुलिस स्टेट में तब्दील कर देंगे, बैरिस्टर ओवैसी ने कहा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि मुल्क में 3 नए फौजदारी क़वानीन पर जो अमल आवरी हो रही है, ये क़वानीन मुल्क को पुलिस स्टेट में तब्दील कर देंगे। अगर गांधी जी और सरदार भगत सिंह जिंदा होते तो वो भी यही कहते कि ये अंग्रेज़ों का रूल्ड एक्ट है। नए फौजदारी क़वानीन का ज़्यादातर इस्तेमाल गरीबों, कमज़ोरों, दलितों, आदिवासियों पर होगा। नए क़वानीन में आम शहरी के हुकूक कम कर दिए गए हैं और पुलिस को ताकतवर बना दिया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का यह कहना है कि अंग्रेजों के बनाए गए कानून को बदलकर उन्होंने नया कानून बनाया है। ये नए भारत के क़वानीन हैं, ये सरासर झूठ है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP सदर मजलिस ने शहर हैदराबाद के एक मदरसे में 3 नए फौजदारी क़वानीन और मुसलमानों और दिगर पर इसके असरात उन्वान पर मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। CBI केस में BRS लीडर कविता की अदालती हिरासत में 18 जुलाई तक तोसी। रॉस एवेन्यू कोर्ट की खुसूसी जज कावेरी बावेजा ने दिल्ली शराब घोटाले से मुताल्लिक CBI केस में BRS लीडर के कविता की अदालती हिरासत में 18 जुलाई तक तोसी कर दी है। आज के कविता की अदालती हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद इन्हें अदालत में पेश किया गया। कविता को इस मामले में CBI ने 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। 7 जून को CBI ने कविता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने ED की जानिब से कविता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर 29 मई को नोटिस लिया था। ED ने 17 मई को 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को मुल्ज़िम बनाया गया है। इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, साबिक़ नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय सिंह, BRS लीडर के कविता शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को बाकायदा जमानत दे दी है। नीट तनाज़ा, तालीमी इदारों के बंद का मिला जुला असर। नीट तनाज़े पर मुख्तलिफ तलबा तंजीमों की जानिब से तालीमी इदारों को बंद रखने की अपील पर स्कूल्स और कॉलेजेस के इंतजामिया से मिला जुला रद्दअमल हासिल हुआ है। बेशतर तालीमी इदारों के इंतजामिया ने गुज़िश्ता रोज़ वालिदैन को पैगाम रवाना करते हुए इत्तला दी कि इस बंद की अपील के पेश नज़र जुमेरात को स्कूल्स बंद रहेंगे, जबकि बाज़ स्कूल्स जुमेरात को चलाए गए। जूनियर कॉलेजेस और बेशतर खानगी और कॉरपोरेट कॉलेजेस मामूल के मुताबिक काम करते रहे। मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने नीट UG 2024 और नेट 2024 के परचेस हवालात के इफ्शा के खिलाफ तालीमी इदारों के बंद की अपील की थी। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA को बर्खास्त किया जाए, जो आसान तरीके से एग्जाम्स मुनक्किद करने में नाकाम हो गई है। इन तंजीमों ने मुतालबा किया कि इस मसले पर मरकजी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और परचेस हवालात के इफ्शा पर तलबा को हुकूमत मुआवजा फराहम करे।
तेलंगाना फोन टैपिंग मामला, बीआरएस हुकूमत में हाईकोर्ट जज और उनके अहल खाना की निगरानी हुई, पुलिस का हलफनामा। तेलंगाना की साबिका चंद्रशेखर राव हुकूमत में हुई फोन टैपिंग का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। फोन टैपिंग यानी कुछ खास लोगों के फोन पर निगरानी रखने के मामले में हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना हाईकोर्ट में अपना जवाबी हलफनामा यानी काउंटर एफिडेविट दाखिल कर दिया है। इसमें पुलिस ने वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि फोन टैपिंग मामले में मुलजिमीन ने गुज़िश्ता बीआरएस हुकूमत के दौरान हाईकोर्ट जज और उनके अहल खाना समेत कुछ सियासी लीडरों के मोबाइल फोन की निगरानी की थी। पुलिस ने अपने हलफनामे में कहा कि मुलजिम पुलिस अफसरान ने रेवंत रेड्डी यानी तेलंगाना पीसीसी के सदर और अब के वज़ीर आला और दिगर के फोन नंबर के CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड और IPDR यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड हासिल किए थे। हलफनामे के मुताबिक मुलजिमिन ने रेवंत रेड्डी के अहल खाना, रिश्तेदारों और करीबी लोगों के साथ साथ पार्टी के साथियों से मुतालिक प्रोफाइल भी तैयार की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुसूसी खुफिया ब्यूरो यानी SIB के एक मुअत्तल DSP, 2 एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट्स और एक साबिक पुलिस डिप्टी कमिश्नर यानी DCP समेत 6 मुलजिमिन के खिलाफ फर्द जुर्म दाखिल किया है। इन्हें हैदराबाद पुलिस ने 13 मार्च से मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से खुफिया जानकारी मिटाने के साथ मुबैना फोन टैपिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। हाईकोर्ट में चारशंबे के रोज पेश हलफनामे में पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमीन ने जांच के दौरान ताउन नहीं किया। इस जांच का दायरा बहुत वसी है और आने वाले दिनों में कुछ बड़े इंकशाफात होने के इम्कानात हैं। तेलंगाना के 2 अफराद को बरतानिया के इंतखाबात में हुई शिकस्त। तेलंगाना के 2 अफराद को बरतानिया के पार्लिमानी इंतखाबात में शिकस्त हुई है। बताया जाता है कि करीमनगर जिले के शंगरम से ताल्लुक़ रखने वाले उदय नागराज और निजामाबाद जिले के कोटागिरी से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर चंद्रा ने बरतानिया के आम इंतखाबात में मुकाबला किया था। उदय राजू को बरतानिया के नॉर्थ बेडफोर्ड शायर पार्लिमानी हल्के से शिकस्त हुई है। बताया गया है कि नागराजू ने लेबर पार्टी के टिकट पर मुकाबला किया था। इस हल्के से कंजर्वेटिव पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले रिचर्ड पोलर ने 19,981 वोट हासिल करते हुए कामयाबी दर्ज कराई। नागराजू जो साबिक वज़ीर आज़म आंजहानी नरसिम्हा राव के रिश्तेदार हैं और उन्होंने लंदन की मशहूर यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इसी तरह निजामाबाद जिले के कोटागिरी से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर चंद्रा ने स्टोक ऑन ट्रेंट सेंट्रल हल्के से कंजर्वेटिव पार्टी से मुकाबला किया था और वो 6,221 वोट हासिल करते हुए तीसरे नंबर पर रहे। मोबाइल फोन टैरिफ प्लान में इजाफे के लिए मरकजी हुकूमत और ट्राई जिम्मेदार, सरजेवाला ने कहा। मुल्क की 3 निजी टेलीकॉम कंपनियों रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल के जरिए मोबाइल फोन टैरिफ प्लान में इजाफे पर कांग्रेस लीडर रणदीप सरजेवाला ने मरकजी हुकूमत और रेगुलेटरी एजेंसियों के किरदार पर सवाल उठाया है। जुमे को कांग्रेस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरजेवाला ने पूछा कि टेलीकॉम कंपनियों ने हुकूमत की इजाजत के बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे लिया। उन्होंने कहा कि टैरिफ प्लान में इस इजाफे की वजह से मुल्क के 109 करोड़ मोबाइल सार्फिन पर सालाना 35,000 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ बढ़ गया है। इसके लिए उन्होंने मरकजी हुकूमत और ट्राई को जिम्मेदार ठहराया। सरजेवाला ने मरकजी हुकूमत से सवाल किया है कि निजी मोबाइल फोन कंपनियों को जिनका मार्केट में 92% हिस्सा है, इनको मरकजी हुकूमत की तरफ से बगैर किसी निगरानी या ज़ाब्ते के सालाना 34,824 करोड़ रुपए इजाफी सेलफोन टैरिफ बढ़ाने की इजाज़त कैसे दी जा सकती है। सरजेवाला ने सवालिया लहजे में पूछा। मरकजी हुकूमत और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने 109 करोड़ सेलफोन सार्फिन के लिए अपनी जिम्मेदारी और फ़राइज़ से क्यों मुंह मोड़ लिया। लोकसभा इंतखाबात के बाद मरकजी हुकूमत से टैरिफ प्लान में इजाफे के बारे में पूछा जाना चाहिए और मरकजी हुकूमत को इसका जवाब देना चाहिए। काबिल जिक्र है कि जियो, रिलायंस से लेकर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल तक सभी ने अपने प्लान महंगे कर दिए हैं। इन कंपनियों ने मोबाइल टैरिफ में 11 से 25% इजाफा किया है। ये तब्दीलियां इस हफ्ते से लागू हो रही है। नीट पीजी एग्जाम की नई तारीख का ऐलान। एग्जाम 11 अगस्त को होगा। नेशनल एंट्रेंस कम एहलियत टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट यानी नीट पीजी 2024 के एग्जाम की नई तारीख का जुमे को ऐलान किया गया। इसके मुताबिक अब नीट पीजी का एग्जाम 11 अगस्त को होगा। नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल साइंसेस एग्जामिनेशन, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस यानी NBEMM ने जुमे को नीट पीजी 2024 के इनेकाद के लिए नजरसानी शुदा शेड्यूल का ऐलान किया है। NBEMM के 22 जून के नोटिस की तामील में नीट पीजी एग्जाम के इनेकाद को दोबारा तरतीब दिया गया है। नीट पीजी 2024 अब 11 अगस्त को 2 शिफ्टों में मुनक्किद किया जाएगा। काबिल जिक्र है कि मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट यूजी में मुबैना तजादात के तनाज़े के दरमियान मरकज ने भी मुकर्ररा तारीख से ठीक एक दिन पहले 23 जून को होने वाले नीट पीजी एग्जाम को मुलतवी कर दिया था। हिंदुस्तान में दुनिया की पहली CNG बाइक मुतारिफ। बजाज ऑटो ने हिंदुस्तानी मार्केट में दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल मुतारिफ कर दी है। दुनिया की इस पहली CNG मोटरसाइकिल का नाम फ्रीडम है। बजाज ऑटो ने इस बाइक की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया और मार्केट में लॉन्च करने से पहले इस बाइक ने 11 मुख्तलिफ सेफ्टी टेस्ट कामयाब किए हैं। बजाज फ्रीडम CNG की लॉन्चिंग तकरीब के दौरान मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि CNG दोपहिया गाड़ियों को चलाने की कीमत ₹1 फी किलोमीटर होगी। बजाज ऑटो की इस फ्रीडम CNG बाइक में 2 किलो का CNG सिलेंडर और 2 लीटर का फ्यूल टैंक है। इसके अलावा कंपनी ने बेहतर आराम
इस्तेमाल के लिए लिंक्ड मोनाशाक का इस्तेमाल किया है। बजाज ऑटो ने दुनिया की पहली CNG बाइक सारिफिन के लिए 95,000 रुपये की इब्तदाई कीमत के साथ मार्केट में पेश कर दी है। इस मोटरसाइकिल को 7 मुख्तलिफ रंगों में पेश किया गया और ये बाइक 3 मुख्तलिफ किस्मों में मिलेगी। इस बाइक का बेस ड्रम वेरिएंट 95,000 रुपये, ड्रम LED वेरिएंट 1,05,000 रुपये एक्स शोरूम और टॉप डिस्क वेरिएंट 1,10,000 रुपये एक्स शोरूम में दस्तियाब होगा। इस बाइक के मुतारिफ करने के बाद अवाम में एक नई बहस शुरू हो गई है। दिल्ली स्टेट हज कमेटी में शजरकारी का एहतमाम किया गया। दिल्ली स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अशफाक अहमद आरिफी की तरफ से जारी प्रेस बयान के मुताबिक दिल्ली स्टेट हज कमेटी के दफ्तर हज मंजिल आसिफ अली रोड पर शजरकारी का एहतमाम किया गया और इस सिलसिले में मुख्तलिफ अक़साम के इंडोर और आउटडोर यानी अंदरूनी और बैरूनी पौधों की तनसीब की गई। वाज़ेह हो कि दिल्ली हज कमेटी के दफ्तर में इस शजरकारी का एहतमाम समाजी अंजुमन दावत इस्लामी इंडिया की ज़िली तंजीम गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन यानी GNRF की मुल्कगीर शजरकारी मुहिम के तहत किया गया। इस मौके पर शजरकारी में शिरकत करने वालों में दिल्ली स्टेट हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अशफाक अहमद आरिफी, डिप्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहसिन अली, मुआविन सेक्शन ऑफिसर वजुद्दीन अहमद, अत्थर इकबाल के अलावा दावत इस्लामी तंजीम के कारकुनान रिहान अत्तारी, अली अत्तारी, हाजी साजिद और शहादत अत्तारी भी शरीक थे। वाज़ेह है कि तंजीम दावत इस्लामी इस साल हज ऑपरेशन 2024 में भी मुख्तलिफ मराहिल पर हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ़ कार रही और इन दिनों हुज्जाज की वतन वापसी के दौरान भी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मसरूफ़ कार है। बंगाल में अरसे दराज बाद दूसरी जंग अजीम का बम मिला। ममता बनर्जी ने खुद ट्वीट की बम की तस्वीर। दूसरी जंग अजीम का बम मगरबी बंगाल में मिला है, जिसके बाद इलाके में कोहराम मच गया। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने जुमे के रोज़ कहा कि झारग्राम जिले के एक खुले मैदान में दूसरी जंग अजीम के दौर का बम मिला है जो फट नहीं सका और इसे कामयाबी से नाकारा बना दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर शेयर करते हुए वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि कल हमें मालूम हुआ कि झारग्राम जिले के गोपीबलूपुर के भोलनपुर गाँव में एक खुले मैदान में दूसरी जंग अजीम का एक बम मिला है, जिसके बाद पुलिस और फिजाइया समेत रियासती हुकूमती मशीनरी फौरन हरकत में आ गई। साथ ही मुहिम शुरू करने से पहले आसपास के इलाकों के मकीनों को महफूज मुकाम पर पहुंचा दिया गया। इस दौरान करीबी रिहायशों की हिफाजत को यकीनी बनाया गया। इसके बाद बम को बाहिफाजत और कामयाबी से नाकारा बना दिया गया। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि मैं इस अच्छे काम के लिए सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। दरअसल 1942 में दुनिया के कई मुमालिक दूसरी जंग अजीम से नबर्द आजमा थे। बरतानिया और अमेरिका समेत मगरबी मुमालिक के साथ इत्तेहाद करने वाले मुमालिक जापान और जर्मनी जैसे मुमालिक के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। उस वक्त हिंदुस्तान बरतानिया की कॉलोनी था, जबकि जापान और बरतानिया के दरमियान कशीदगी का माहौल था। उस वक्त जापान ने बरतानिया को कमज़ोर करने के लिए बमबारी का मंसूबा बनाया। 20 दिसंबर 1942 को जापान की इंपीरियल आर्मी एयरफोर्स ने कोलकाता पर बम गिराए। आधी रात को होने वाली इस बमबारी की वजह से कई अहम इमारतें तबाह हो गई। इसी दौरान जापानी फौज ने हावड़ा पुल को तबाह करने के लिए बमबारी की थी, लेकिन अंधेरे की वजह से बम पुल पर नहीं गिरा बल्कि एक होटल पर गिरा। इस वाक़े के बाद जापान ने सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए अगले 2 साल यानी 1944 तक कई बार कोलकाता पर बमबारी की। आपको बताते चले कि कोलकाता के इस जापानी बम धमाके ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बनाई थी। गिलाफ काबा की तब्दीली की 7 जुलाई को तकरीब। गिलाफ काबा, जिसे किस्वा के नाम से जाना जाता है, 7 जुलाई इक्कु मुहर्रम उल हराम इस्लामी नए साल के आगाज़ पर एक तकरीब में तब्दील किया जाएगा। इसके 2 हफ्ते बाद 21 जुलाई 15 मुहर्रम उल हराम को गुस्ल काबा की तकरीब होगी। इस रूहानी मौके पर जमजम के पानी और अर्क़ गुलाब के मुरक्कब का इस्तेमाल करते हुए खाने काबा के अंदरूनी हिस्से की सफाई की जाती है। जो लोग इन अहम तकरीबात में ज़ाती तौर पर शिरकत करने से कासिर हैं, वो मक्का TV पर दोनों तकरीबात को बराह रास्त मुशाहिदा कर सकते हैं। डिच वज़ीर आज़म सबकदोशी के बाद साइकिल पर बैठकर घर चले गए। जब डिच वज़ीर आज़म अपने ओहदे से सबकदोश हुए तो घर जाते हुए ना हटो बच्चों का शोर सुनाई दिया और ना ही प्रोटोकॉल दिखाई दिया, बल्कि वो साइकिल पर बैठकर घर चले गए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें नीदरलैंड के वज़ीर आज़म को सबकदोशी के बाद साइकिल पर बैठकर घर जाते देखा जा सकता है। डिच वज़ीर आज़म मार्क रूटे 14 साल वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज रहे। PM हाउस से जब वो रुखसत होने लगे तो मीडिया और आवाम ने उन्हें रुखसत करने आई, ताहम घर जाते हुए कोई सरकारी प्रोटोकॉल दिखाई नहीं दिया, बल्कि वो साइकिल चलाते हुए इत्मीनान से घर चले गए। मार्क रूटे 1 अक्टूबर को नेटो के सेक्रेटरी जनरल का ओहदा संभालेंगे, जबकि उनकी जगह गुज़िश्ता रोज साबिक इंटेलिजेंस चीफ डिक शोफ ने नए वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ उठाया। बरतानिया के आम इंतखाबात, लेबर पार्टी की तारीखी कामयाबी, ऋषि सुनक की क़यादत को हज़ीमत आमेज शिकस्त। बरतानिया के आम इंतखाबात में केयर स्टारमर की क़यादत में लेबर पार्टी ने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। इसके साथ ही ऋषि सुनक की क़यादत वाली कंजर्वेटिव पार्टी को हज़ीमत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल बाद इक़्तिदार से महरूम होने जा रही है। अब तक के नताज के मुताबिक मजमूई तौर पर 650 सीटों में से 641 के हतमी नताज आ गए हैं। लेबर पार्टी अब तक के नताज में 410 सीटें जीत चुकी है, जबकि कंजर्वेटिव 119
और लेफ्ट डेम 71 सीटों पर कामयाब हुई है। लेबर पार्टी 1997 के तारीखी नताज को दोहराने जा रही है। लेबर पार्टी को 1997 के बाद अब तक की सबसे बड़ी जीत मिली थी। उस वक्त पार्टी के लीडर टोनी ब्लेयर थे। पार्टी ने उस वक्त 419 सीटें जीती थी, जबकि कंजर्वेटिव सिर्फ 165 सीटों पर महदूद होकर रह गई थी। पार्लियामेंट की 650 सीटों के लिए 4,500 से ज्यादा उम्मीदवार हैं। कामयाबी के लिए किसी भी पार्टी को 50% यानी 326 सीटें दरकार हैं। कोई पार्टी अगर अक्सरियत हासिल ना कर पाती है तो पार्लियामेंट मुअल्लक होगी। नताज के बाद ऋषि सुनक ने जुमे को बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जब उनकी पार्टी को इंतखाबात में जबरदस्त शिकस्त का सामना करना पड़ा। सुनक ने प्रिंस चार्ल्स III को अपना इस्तीफा पेश किया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।